वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 9 जुलाई 2026 है और आज हम 9 जुलाई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRND के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आलोक कुमार मित्तल। तो हरियाणा कैडर के 1993 बैच के IPS अधिकारी आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक मतलब DG डायरेक्टर जनरल जो है नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल जो है 30 जून 2029 तक रहेगा या फिर अगले आदेश तक बना रहेगा। BPRND जो है पुलिस आधुनिकीकरण, अनुसंधान, नीति निर्माण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य करता है। इसका उद्देश्य देश में पुलिस व्यवस्था की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करना होता है। BPNRD की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। BPNRD की जो स्थापना है वो 28 अगस्त 1970 को की गई थी। 28 अगस्त 1970 को हुई थी। यह जो है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। तो याद रखें ना, BPRND का जो नए जो डायरेक्टर जनरल है वो किन्हें नियुक्त किया गया? वो किया गया है आलोक कुमार मित्तल को। और ये जो है आलोक कुमार मित्तल ये 1993 के हरियाणा कैडर के IPS ऑफिसर हैं। और जो BPNRD की इसकी स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना की थी 28 अगस्त 1970 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 21वां नामित भंडार डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी किस संग्रहालय को घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। तो मिजोरम प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जो है मिजोरम नेचुरल हिस्टोरी म्यूजियम जो है उसको जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत भारत का 21वां नामित भंडार घोषित किया गया है। यह जैविक नमूनों के संग्रह, संरक्षण और अनुसंधान के लिए अधिकृत संस्थान होगा। यह मान्यता इस मान्यता से जो है पूर्वोत्तर जो भारत है कि समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA द्वारा लिया गया है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA जो है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसकी स्थापना जो है 2003 में हुई थी और इसकी मुख्यालय जो है NBA का वो है चेन्नई में। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो है उसका उद्देश्य है कि भारत की जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है उसका संरक्षण करना और उसका सतत उपयोग सुनिश्चित करना। जो डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी जो है वो जैविक नमूनों के संरक्षण, अभिलेखन और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अधिकृत संस्थान होता है। तो 21वां नामित भंडार किस संग्रहालय को घोषित किया गया है? वो है मिजोरम प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंगल खेल 2026 में भारतीय दल किस प्रकार के परिधान पहनकर भाग लेगा? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जो भारत की जो टीमें हैं वो किस प्रकार के परिधान जो उनकी कॉस्ट्यूम्स होंगे, वो जो यूनिफॉर्म होंगे वो किस प्रकार के पहनकर जो है वो भाग लेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जूट परिधान। तो जूट से बने हुए जो भी जो कपड़े होंगे, जो उनकी यूनिफॉर्म्स होंगी वो जूट से बने हुए होंगे। तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय दल जो है टिकाऊ जूट, सस्टेनेबल जूट से बने परिधान पहनकर भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। इसका उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल टेक्सटाइल को बढ़ावा देना है। यह पहल जो भारत की जूट उद्योग और हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगी। जूट जो है एक प्राकृतिक मतलब बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण अनुकूल जो है रेशा है। मतलब ऐसा है जो स्वयं मतलब खुद से ही बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। ये इको फ्रेंडली है। भारत विश्व के सबसे बड़े जूट उत्पादकों में से एक है। पश्चिम बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। जूट को जो है गोल्डन फाइबर, स्वर्णिम रेशा भी कहा जाता है। जूट 100% बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकेलेबल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कामराजर बंदरगाह। तो कामराजर बंदरगाह जो है बंदरगाह 18 मीटर की जो संचालनात्मक ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। यह उपलब्धि जो है 440 करोड़ की कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 परियोजना पूरी होने के बाद हासिल हुई है। इससे क्या होगा? इससे जो केप साइज जो है जहाज़ों का संचालन संभव हो जाएगा। केप साइज जहाज़ों का संचालन जो संभव होगा, इससे बंदरगाहों की जो कार्गो हैंडलिंग क्षमता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उसमें भी वृद्धि होगी।
कामराज जो बंदरगाह है उसका पूर्व जो नाम था वो था एनोर बंदरगाह, एनोर पोर्ट। यह जो चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के चेन्नई में जो है स्थित है। और केप साइज जो है दुनिया के सबसे बड़े बल्क कार्गो जहाज में शामिल होते हैं। केप साइज मैंने कहा केप साइज जहाज़ों का संचालन शुरू हो जाएगा इससे, तो इसका मतलब ये है कि केप साइज जो है किसे कहें, केप साइज जो दुनिया के सबसे बड़े जो बल्क कार्गो जहाज होते हैं वो उन्हें कहा जाता है केप साइज शिप्स। यह जो है भारत का पहला कॉरपोरेट प्रमुख बंदरगाह है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल समझौते सहित 14 रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया ने 14 रणनीतिक समझौते, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल समझौते प्रमुख हैं। दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री रक्षा, व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स जो कि डिजिटल भुगतान जैसे कि यूपीआई का प्रोत्साहन करना, शिक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। ये समझौते जो हैं भारत और इंडोनेशिया के व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करेंगे। ब्रह्मोस और जो है भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अस्त्र भारत की स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज वीवीआर एयर टू एयर मिसाइल है। इंडोनेशिया आसियान का सबसे बड़ा सदस्य देश है। दोनों देश जो है हिंद प्रशांत जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण जो रणनीतिक साझेदार भी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबेक्स किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ट्राइबेक्स नाम का जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि जो जनजातीय की जो ट्राइबल जो एरियाज हैं, ट्राइबल जो हमारी जनजाति जो हैं, ट्राइबल जो हैं, उनकी जो कला है, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनकी जो विरासत है उनको हम उनका संरक्षण कर सकें, उनको बचा सकें। तो इस प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज होंगे और यूजीसी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ट्राइबेक्स जो है जनजातीय ज्ञान को डिजिटल माध्यम से वैश्विक स्तर पर तक पहुंचाने की पहल है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना 1999 में हुई थी। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1999 में की गई थी। और ट्राइबेक्स जो है जनजातीय भाषाओं, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देगा। प्लेटफॉर्म डिजिटल शिक्षा के माध्यम से जनजातीय विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करेगा। यह पहल जो डिजिटल इंडिया जनजातीय सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस प्लेटफॉर्म का एक फायदा ये रहेगा कि जो लोग जनजातियों से दूर हैं, जो जानते कम है, जिन्हें पता नहीं है, वो भी इसमें अपना एक ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं, ताकि लोगों में और जागरूकता बढ़े और वो ट्राइबल जो लोग हैं उनको कम से कम हानि पहुंचाए और उनकी जो भाषा है, उनकी जो कला है, उनकी जो संस्कृति है उसको लोग उसको और बचा सकें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नर्मदा परियोजना की लागत वितरण विवाद को सुलझाने के लिए कितने राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। तो 4 राज्यों ने नर्मदा परियोजना की लंबे समय से चली आ रही लागत वितरण विवाद को सुलझाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता जो है सरदार सरोवर एवं इंदिरा सागर जैसी प्रमुख नर्मदा परियोजनाओं से संबंधित है। इसका उद्देश्य है कि राज्यों के बीच वित्तीय देनदारियों का समाधान करना और परियोजनाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना। यह समझौता जो है सहकारी संवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी मजबूत करता है। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो है अमरकंटक, जो है अमरकंटक से होता है इसका, जो कि अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाके गिरती है फाइनली, जब वो बहती हुई राज्यों से जाती है और फाइनली जो जाके अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी से जुड़े जो प्रमुख राज्य है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इन्हीं 4 राज्यों के बीच में जो है ये जो प्रोजेक्ट है, नर्मदा प्रोजेक्ट है, वो साइन हुआ है। सरदार सरोवर जो बांध है वो भी गुजरात में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईआईएम बेंगलुरु अपना पहला विदेशी परिसर किस देश में स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु जो है अपना पहला विदेशी परिसर ओवरसीज कैंपस जो है इंडोनेशिया में स्थापित करेगा। यह आईआईएम जो है बेंगलुरु का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर होगा। इससे पहले जो है जितने भी आईआईएम हैं बेंगलुरु के वो सारे इंडिया में ही हैं, लेकिन बेंगलुरु का जो आईआईएम जो बेंगलुरु है वो उसका जो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय परिसर होगा वो कहाँ होगा? वो होगा इंडोनेशिया में। इसका उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रबंधन शिक्षा का विस्तार करना। आईआईएम बेंगलुरु की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। यह जो भारत के प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में से एक है। भारत और इंडोनेशिया ने शिक्षा सहित 14 रणनीतिक समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं और जिसमें से ब्रह्मोस और
अस्त्र मिसाइल जो है वो मेन है। यह परिसर जो है भारत की उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देगा। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब ग्लोबल लेवल पे भी भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसको ये प्रमोट करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एफडीए ने उन्नत स्तन कैंसर एडवांस ब्रेस्ट कैंसर के उपचार के लिए पहली प्रोटेक्ट दवा के रूप में किस दवा को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेपडिजेस्ट्रेंट। तो जो ये जो दवा है इसको एफडीए ने जो है मान्यता दी है, मंजूरी दी है। तो अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन जो है एफडीए ने वेपडिजेरेंट जो है उसको उन्नत स्तन कैंसर उपचार के लिए पहली प्रोटेलाइसिस टारगेटिंग काइमेरा दवा के रूप में मंजूरी दी है। यह दवा जो है कैंसर पैदा करने वाले दोषपूर्ण जो प्रोटीन होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करती है। यह प्रोटेक्ट तकनीक पर आधारित विश्व की पहली स्वीकृत दवा है। प्रोटेक्ट का फुल फॉर्म है प्रोटेलाइसिस टारगेटिंग काइमेरा। तो एफडीए का मुख्यालय कहाँ है? मैरीलैंड में है, जो कि अमेरिका में है। प्रोटेक्ट तकनीक जो है रोग पैदा करने वाले प्रोटीन को नष्ट करने पर आधारित है। यह तकनीक जो भविष्य में अन्य गंभीर रोगों के उपचार में भी उपयोगी मानी जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम सेतु योजना के तहत आईटीआईज के उन्नयन मतलब अपग्रेडेशन के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 60,000 करोड़ रुपए। तो पीएम स्कीम फॉर इनहेंसमेंट ऑफ टेक्निकल अपग्रेडेशन योजना को पूरे देश में लागू किया गया है। इस योजना के तहत जो 60,000 करोड़ का जो एक फंड जो है वो रिजर्व किया गया है, और जो निवेश से जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है आईटीआई जो उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा, उनको अपग्रेडेशन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य कौशल विकास, उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण तथा युवाओं की रोजगार की क्षमता को बढ़ाना है। योजना के माध्यम से जो आईटीआई जो है उनमें आधुनिक उपकरण, नई तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना जो पूरे देश में लागू की, इसका उद्देश्य इंडस्ट्री 4.0 के अनुरूप कौशल विकसित करना है। आईटीआई में आधुनिक प्रयोगशालाएं और उद्योग साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।